क्लास 7 के स्टूडेंट्स, आप हिस्ट्री में है ना चैप्टर नंबर 4 आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 7 के स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्सेंट्रेट। चैप्टर नंबर 4 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पाठ के माध्यम से हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप इसको है ना ध्यानपूर्वक सुनेंगे। क्लास 7 के स्टूडेंट्स, द इंपीरियल power of Mughal was formidable force in Indian subcontinent during the medieval period। मध्यकाल में है ना जो है ना साम्राज्य गतिविधियों के जरिया से दूसरे देश को कब्जा करके उसके ऊपर शासन चलाने में सबसे मजबूत रूप से है ना कौन लोग पेश आए भारत के मध्यकाल में? मुगल। कौन लोग पेश आए हैं? मुगल लोग पेश आए। एट द हाइट ऑफ देयर पावर दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और ये मुगल शासक, ये जो अफगानिस्तान, ये बाहर से आकर भारत के जो उस समय में इब्राहिम लोदी, ये लोग जो शासक थे, उनको पर चढ़ाई आक्रमण करके धीरे से है ना दिल्ली को कब्जा कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे ये मुगल शासक है ना अपने शक्ति के ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर है ना ये हमारे है ना ये जो महादेश है, जो भारत एक सब कॉन्टिनेंट है, धीरे धीरे लगभग पूरे भारत को ये लोग कब्जा करके भारत के ऊपर अपना शासन चलाया। और ये भी शासन चलाया तो ये लंबे समय तक ये मुगल वंश के राजा लोग हमारे भारत के ऊपर शासन चलाया। Let us read about the rulers of this dynasty and empire they established in India। अब है ना बारी बारी करके है ना शुरू से ये मुगल डायनेस्टी में कौन सबसे पहले है ना आक्रमण किया था और किसने भारत को कब्जा किया था, वहां से लेकर अंत तक है ना एक एक राजा के बारे में, इस वंश के राजा के बारे में हम अब जानकारी आपको देने जा रहे हैं। आप प्लीज है ना कॉन्सेंट्रेट करके सुनेंगे। आप मुगल डायनेस्टी, मुगल एंसेस्ट्री, सबसे पहले मुगल के कौन पूर्वज आए थे और कौन था और मुगल का क्या इतिहास था, सुनो। द मुगल ट्रेस देयर लाइनेज टू जेंगिस खान ऑन देयर मदर साइड एंड द तैमूर ऑन देयर फादर साइड। और ये मुगल का इतिहास में क्या था, उनके फादर के साइड से कौन जेंगिस खान और मदर के साइड से कौन थे? सुनिए, द मुगल्स ट्रेस देयर लाइनेज, ये अपना लाइनेज कहां से ट्रेस किए थे? तो जेंगिस खान ऑन देयर मदर साइड, उनके माँ का साइड से कौन थे? जेंगिस खान। और तैमूर उनके पिता के साइड से। जेंगिस खान वाज दी मंगोल रूलर ऑफ पार्ट चाइना एंड सेंट्रल एशिया इन 12th and 13th सेंचुरी। जेंगिस खान के समय में 12वीं और 13वीं शताब्दी में कौन कौन देश के ऊपर उन्होंने शासन किया था, किस भागों के ऊपर? चाइना का और मध्य एशिया का। हिज मेमोरी वाज एसोसिएटेड विथ लार्ज स्केल मास्कर ऑफ द पीपुल। और उनको है ना इसलिए लोग इतिहास में उनका नाम बहुत भारी रूप से दर्ज है, जो उनके शासन के समय में और उन्होंने शासन करने के लिए जो आक्रमण किया था उसमें है ना लाखों करोड़ों लोग है ना उस युद्ध में और उनके शासन के समय में मारे गए थे। Thus the Mughal preferred to be presently announced their connection to Timur who had कैप्चर दिल्ली इन 1398। और ये मुगल जो थे उनको है ना तैमूर के बाद, तैमूर का शासन था, उसके बाद है ना 1398 के बाद इनको है ना भारत के बारे में इनको आइडिया भी मिला इनके माध्यम से। और इनके साम्राज्य का पतन होने के बाद यही लोग आक्रमण करके क्या किए, भारत का राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लिए। सबसे पहले बाबर आए थे इन दी प्रोविंस ऑफ फरगाना इन द ईयर 1494 व्हेन आई वाज 12 years old आई बिकम द किंग।
ये कौन बोलता है? ये बाबर बोल रहे हैं, बाबर का खता हुआ इन द प्रोविंस ऑफ फरगाना। और किस प्रोविंस में? फरगाना प्रोविंस में 1494 ईस्वी में, व्हेन आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 14 साल का था, आई बिकम द किंग, मैंने राजा बना। दीज वर्ड्स आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबरनामा। और ये जो शब्द हम आपको बताए हैं, ये बाबरनामा और तुझकी ये बाबरी, जिसे है ना जो पुस्तक है, इसका शुरू में है ना पहले पन्ने पर ये शब्द को दर्शाया गया है। जो शब्द मैंने बताया है क्या? इन द प्रोविंस ऑफ फरगाना इन द ईयर 1494, व्हेन आई वाज 12 ईयर्स ओल्ड, आई बिकम द किंग। ये शब्द है ना, ये बाबरनामा का शब्द है। दीज वर्ड्स आर ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं? बाबर के जो जीवनी के ऊपर जो लिखा गया था, उस पुस्तक का शुरू के पंक्तियां हैं। रिटन बाय द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इसका लेखक कौन थे? वही थे जो कि जिनका नाम, पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। एज द रूलर ऑफ फरगाना, ए रीजन रफली in present day Uzbekistan, Babur had to defend his kingdom against foreign invasion। और जो हम फरगाना के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, उस समय में फरगाना जो इलाका को बोलते थे, वो इलाका आज के रोज उज्बेकिस्तान है। कौन है वो इलाका? उज्बेकिस्तान है। तो उस इलाका को है ना सुरक्षित रखने के लिए बहुत सा विदेशी आक्रमण को बाबर को झेलना पड़ा। He captured Kabul in present day Afghanistan in 1504। और उसके बाद 1504 ईस्वी में इन्होंने काबुल पर चढ़ाई करके काबुल को कब्जा किया, जो काबुल है ना आज अफगानिस्तान में है। विच इन टर्न मेड हिम अवेयर ऑफ इंडिया फैबुलस वेल्थ। और जब काबुल को कब्जा करने के बाद इनको ये पता चला कि भारत एक ऐसा धनी देश है, यहाँ पर सोना हीरा जवाहरात से ये देश भरा हुआ है, बहुत धनी देश है। तो भारत के बारे में यह जानकारी इनको मिला। अट्रैक्टेड बाय द वेल्थ, ही प्लान टू एक्सपीडिशन टू इंडिया। और उन्होंने ये जानकारी पाने के बाद ये बहुत प्रभावित हुए, और प्रभावित होके इनको है ना ये धन का लालच इतनी बढ़ गई, तो इन्होंने उसी समय में योजना बनाया क्या कि अब भारत पर आक्रमण करना चाहिए। इन 1524 दौलत खान लोधी, द पावरफुल अफगान गवर्नर ऑफ पंजाब, आस्क्ड बाबर टू हेल्प हिम डिफीट इब्राहिम लोधी, द सुल्तान ऑफ दिल्ली। और उसी समय में एक घटना घटी। 1524 ईस्वी में दौलत खान लोधी जो थे, हमारे उस समय के पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने इब्राहिम लोधी जो दिल्ली के सुल्तान थे, उनको हराने के लिए बाबर से उन्होंने मदद मांगा। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। और बाबर ने उनके कहने पर 1526 ईस्वी में पानीपत में घनघोर युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। उस युद्ध में इब्राहिम लोधी की है ना बुरी तरह से हार हुई। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर, बाबर डिफीटेड द फॉलोइंग रूलर्स विद इन ए पीरियड ऑफ 4 years। और उसके बाद भारत में अपने पैरों को मजबूत करने के लिए, अपने शासन को फैलाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए 4 साल में है ना उन्होंने लगभग है ना बहुत से भारत के स्थानीय शासकों से उन्होंने युद्ध किया। सबसे पहले राणा सांगा, द रूलर ऑफ मेवाड़, इन द बैटल ऑफ खनवा इन 1527। सबसे पहले जब इब्राहिम लोधी को हराने के बाद, उसके बाद उन्होंने राणा सांगा से युद्ध किया 1527 ईस्वी में, विच हेल्प हिम एस्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर नदर्न इंडिया।
और उसमें राणा सांगा को हराने के बाद उत्तर भारत उनके कब्जा में आ गया। किनके कब्जा में आ गया? बाबर के कब्जा में आ गया। उसके बाद ये कन्क्वीड द फोर्ट्स ऑफ ग्वालियर, मेवाड़ एंड धौलपुर। उसके बाद इन्होंने जो फोर्ट थे, जो किलाएं थे ग्वालियर का, मेवाड़ का और धौलपुर का, उसको भी कब्जा में ले लिया। उसके बाद ये अनेक दी ह्यूज पार्ट ऑफ अलवर फ्रॉम हसन खान मेवाती। उसके बाद है ना एक बड़ा भाग, किससे, कहाँ का बड़ा भाग? अलवर का जो बड़ा भाग इन्होंने हसन खान मेवाती से कब्जा कर लिया, उनके ऊपर चढ़ाई करके कब्जा कर लिया। ये लेड ए कैंपेन अगेंस्ट मेदिनी राय ऑफ चंदेरी इन मालवा एंड कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अफगान एंड द सुल्तान ऑफ बंगाल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया, समझ गए ना, किसके विरुद्ध में? मेदिनी राय, ये कहाँ के थे? चंदेरी इन मालवा का, कहाँ के थे? चंदेरी मालवा का। एंड दी कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अफगान, अफगान का फोर्सेस, वो मतलब फौज के साथ मिलकर, एंड द सुल्तान ऑफ बंगाल, और सुल्तान, बंगाल के सुल्तान के साथ इन्होंने गंगा के किनारे है ना घनघोर युद्ध हुआ। वहां पर भी है ना कुछ बहुत से इलाके इन्होंने कब्जा कर लिया। और उसके बाद इनके पुत्र, इनका पुत्र का शासन काल 1530 से लेके 1540 हुआ, और उसके बाद 1555 से लेके 1556 तक चला। नसीरुद्दीन मोहम्मद, बेटर नोन एज हुमायूं, सक्सीडेड हिज फादर बाबर एज ए एम्परर इन 1530। और हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद, और ये है ना अपने पिता के बाद राजगद्दी पर बैठे कब? 1530 ईस्वी में। ऑल्दो दी मीनिंग ऑफ हिज नेम हुमायूं वाज फॉर्चुनेट। और हुमायूं एक ऐसी शब्द है, शायद ये अरबी शब्द है, और इसके माने क्या होता है? किस्मत वाला। फॉर्चुनेट मतलब किस्मत वाला। ही लेड एन एक्सट्रीमली टर्बुलेंट लाइफ, और इनके जिंदगी बहुत उथल पुथल रहा, और है ना ये शांतिपूर्वक शासन नहीं कर सके। He faced a series of problems after ascending the throne. जब वो राजगद्दी पर बैठने के बाद इनके साथ बहुत से समस्याएं सब उत्पन्न हुआ, जिसको झेलना पड़ा। फर्स्ट समस्या, हुमायूं had to face the hostility of Afghans led by शेरशाह सूरी। और सबसे पहले किसकी दुश्मनागी झेलना पड़ी? अफगान का जो शासक थे शेरशाह सूरी, और बहादुर शाह, द रूलर ऑफ गुजरात। शेरशाह सूरी और बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे, उनके साथ इनको युद्ध करना पड़ा। हुमायूं वाज इनिशियली सक्सेसफुल अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। हुमायूं को है ना ये दोनों के विरुद्ध में सफलता मिली। हाउएवर बहादुर शाह सून रेस्टेड बैक गुजरात एंड मालवा। उसके बाद क्या हुआ समझ गए ना, बहादुर शाह फिर अपना वापस चले गए गुजरात और मालवा। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं decisively in the battle of चौसा एंड कन्नौज इन 1539। फिर शेरशाह ने हुमायूं के ऊपर चढ़ाई किया, घनघोर युद्ध हुआ वो कहाँ? चौसा और कन्नौज में। वो 1539 ईस्वी में, 1539 में और 1540 में, जिसमें क्या है ना हुमायूं को बुरी तरह से हार झेलना पड़ा। दिस डिफीट फेस हुमायूं टू फ्ली टू काबुल। और इस हार के बाद हुमायूं अपने प्राण को बचाते हुए कहाँ भाग गया? वो काबुल भाग गया वापस। एंड देयर आफ्टर पर्सिया, ईरान, वेर ही टुक द शेल्टर एंड सफाविड शाह। और है ना बाद में है ना वो पर्सिया चला गया, आज उसको हम ईरान बोलते हैं। वहां पर है ना इनको है ना शरण मिला। कहाँ पर? सफाविड शाह के अंडर में इनको शरण मिला। शेरशाह सूरी died in 1545 and his successor proved to be weak and incompetent। लेकिन यहाँ पर एक बदनसीबी फिर हुई। शेरशाह सूरी की देहांत 1545 ईस्वी में हो गई, और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी जो भी राजा बने वो है ना मजबूत नहीं थे, बहुत कमजोर थे, और उनको है ना शासन चलाने की कोई उनके पास अनुभव और ज्ञान नहीं था, और वो एक अच्छे कुशल शासक के रूप में प्रतीत नहीं हुए। दे वेर अनेबल टू सस्टेन हिज एम्पायर। जो साम्राज्य उनके पिता ने जो कायम करके बना के गया था, उसे वो मेंटेन
मेंटेन या बरकरार नहीं रख सके। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, और इस मौके का फायदा उठाकर हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा इन 1555। इस मौके का फायदा उठाकर हुमायूं ने पुनः चढ़ाई करके दिल्ली और आगरा को 1555 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर मुगल शासन को भारत पर कायम कर दिया। However, his victory was short-lived as he died in 1556। लेकिन इनकी विजय तो मिली हुमायूं को, लेकिन ये ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सके। 1556 ईस्वी में इनकी देहांत हो गए ड्यू टू इंजरीज कॉज व्हेन ही फेल डाउन द स्टेप्स आफ्टर द स्टेप्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। लेकिन इनकी देहांत भी ऐसी हुई, जो इनकी जो लाइब्रेरी थी, ग्रंथालय या पुस्तकालय कहिए, उसके सीढ़ी के ऊपर से जब ये उतर रहे थे तो इनकी पांव फिसल गई, ये गिर गए और गिरने के बाद इनकी देहांत हो गई। 15 मिनट।